हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके कुछ एप्लीकेशन यूज देखे थे, जिसमें मेनली जो आपके लिए ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, इसलिए आपको उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको ध्यान से पढ़ें, समझें, और जो नोट्स प्रोवाइड मैं आपको कर रहा हूँ उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नोट्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये एज पर एनसीईआरटी की बुक से हैं, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपना जो भी है सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हम उसमें पढ़ चुके हैं। और मैं आपको पहले भी फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट करा चुका हूँ फिजिक्स का, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करवाया मैंने। और उसमें मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी कराए हैं आपको बहुत सारे। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी आपको देखते रहने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है आपके पेपर के लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उन्हीं से आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। न्यूमेरिकल करते रहोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, वो भी अच्छा बना रहेगा। ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा चैप्टर चल ही रहा है। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं जितना तुम्हारी बुक में है, और जितने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स थे वो भी मैं कराते आ रहा हूँ साथ साथ। और अब जो है हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था। रिफ्लेक्शन में भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सीखा हमने। और उसके बाद हमने जो है रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ देखा था। रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ क्या था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसका क्वेश्चन कैसा बनता है पेपर में, वो भी देखा था। फिर हमने क्रिटिकल एंगल करा, टीआईआर करा, उसके एप्लीकेशन करे। तो आज जो है ना, हमें इसी चैप्टर में आगे को बढ़ना है। और आगे बढ़ने में हमारा एक नया टॉपिक होगा जिसका नाम होगा रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। और हम ना इस वाली जो भी हमारे पास हम डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे, वो हम करेंगे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉनकेव सरफेस बना रखा है, आपको दिख भी रहा होगा। ये यहाँ पे ये एक सरफेस है, देखो ये कॉनकेव सरफेस मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हम ले रहे हैं, और उसके थ्रू हम रिफ्रैक्शन देखेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होगा, क्या रिफ्रैक्शन में पढ़ना होता है, आपको देखो ये बात का आइडिया होना चाहिए। जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम स्नेल के लॉ की बात करते हैं, मतलब हम करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात। तो हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही टॉपिक को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही कॉन्सेप्ट डालेंगे। यानी कि हम रिफ्रैक्शन में जब भी हम पढ़ेंगे, मैंने आपको क्या बोला, स्नेल का लॉ पढ़ना है। और स्नेल का लॉ क्या है आप अच्छे से जानते हैं, उसी चीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। स्नेल के लॉ को निकालेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। देखो स्नेल का लॉ क्या था, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। 1n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इस तरीके से कोई फॉर्मूला होता है स्नेल के लॉ का। वन क्या है भाई, ये पहला मीडियम, और ये देखो सेकंड मीडियम। मैंने यहाँ पे आपके लिए फिगर बना रखा है। मैं बोल रहा हूँ जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस, हमने कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस ले रखा है। आप कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, उसके लिए भी सिमिलर फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस डेरिवेशन को, क्या इसमें आपको लिखना है और क्या क्या आपको इसमें करना है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक यहाँ पे कॉनकेव सरफेस कंसिडर कर लिया। इसके जो आपके लेफ्ट साइड मीडियम है, उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है हमने उसको n1 कंसीडर करा। और जो राइट साइड में मीडियम है उसको हमने बोला कि इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। ठीक होगी बात। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी इसके लिए। देखो ओ क्यू, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिख रही होगी। यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको हमने P बोल दिया, ये पोल हो गया इस स्पेरिकल सरफेस का। कौन सा स्पेरिकल सरफेस है, कॉनकेव, है ना। कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे देखो हमें एक ऑब्जेक्ट लेनी है। देखो इस पॉइंट O पे, मैंने इस पॉइंट O पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ली। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे देखो इस सरफेस पे क्या है, जा रही है, लाइट रे, ये जा रही है। देखो ओ ए लाइट रे जा रही है। तो ओ ए लाइट रे जब इस सरफेस पे जाएगी, इसके सरफेस के इंटरफेस पे पहुंचेगी, तो वहां पे उसका रिफ्लेक्शन होगा, वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। देखो कैसे चली वो इस डायरेक्शन में, किसे, ए बी डायरेक्शन में। इस तरफ को ये रे जा चुकी है, ये देखो ये गई ये रे, ये यहां से ओ ए रे ऐसे आई और इधर को चली गई, मतलब इसका रिफ्लेक्शन हो गया। क्योंकि रिफ्लेक्शन होने पे क्या होता है, पाथ चेंज हो जाता है। तो पाथ यहाँ पे उस लाइट रे का, ओ ए लाइट रे का चेंज होके ए बी बन गया। ठीक है। अब क्या हुआ देखो, और दूसरा क्या, इस लाइट रे को ना हमने, जो इधर को चली गई रिफ्लेक्टेड रे है, जो ये यहां से यहां तक तो इंसिडेंट रे हो गई, और यहां से ए से लेके बी तक क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे ओ ए जो है क्या है, उसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ये इंसिडेंट रे है। और जो आपके पास ए बी जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक हो गई बात। और यहाँ पे देखो सी, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो हमने स्पेरिकल मिरर्स पढ़े थे। सिमिलरली यहाँ पे भी उसकी डेफिनेशन बनती है। ठीक है। अब क्लास 10 की तरह आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, थोड़ा 12th में, तो आपको उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये हो गई बात, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया, ये जो आपके पास ये कॉनकेव सरफेस है ना, ये कॉनकेव सरफेस का एक ये स्पेयर बना दो कंप्लीट, क्योंकि किसी स्पेयर से बना मिलके बना है ये कॉनकेव सरफेस। तो उस स्पेयर का जो सेंटर होगा, मैंने क्या बोला, कॉनकेव सरफेस आपके पास कुछ इस तरीके का कॉनकेव सरफेस होता है।
इसका पूरा ये कॉनकेव सरफेस है, मान लो ना ये कॉनकेव मिरर है, मैंने आपको वहां पे सिखाया भी था। अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये स्फीयर बन जाएगा, स्फीयर। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप सरफेस पे कोई एक लाइन खींचते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर जाती है। तो देखो इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट ए है जिसपे ये ओ से चलने वाली लाइट रे आके टकराई, रिफ्लेक्टेड हुई, उस पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सीधी लाइन खींच दी सी एन करके। देखो ये सी है और यहाँ पे ये एन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन। तो ये नॉर्मल है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। नॉर्मल भी हम खींचते हैं ताकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का पता चल जाए। ठीक होगी बात। तो ये बात थी यहाँ पे फिलहाल। अब देखो ये वाली जो लाइट रे थी वो ए बी इस डायरेक्शन में चलेगी, ए बी डायरेक्शन में चलेगी, रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने डॉट 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 करके इस तरफ मिला दिया, पीछे की तरफ, है ना। तो ये आई पॉइंट पे देखो मिल गई एक्सिस के। तो कहने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जो थी वो ओ पॉइंट पे रखी थी आपने और उसकी जो इमेज प्रोड्यूस हुई वो आई पॉइंट पे हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या क्या कंसीडर करके चलना है, और ये कंसीडर करके चलना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो, ये ऑब्जेक्ट है देखो ओ पॉइंट पे, ये ऑब्जेक्ट और जो इंसिडेंट लाइट रे आपको दिख रही है, देखो ये इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस जो आपको दिख रही होगी, इसके बीच का एंगल अल्फा मान लिया। और इस पोजीशन पे, आई वाली पोजीशन पे, इमेज वाली पोजीशन पे, ये जो आपको इमेज वाली लाइन दिख रही है, ये जो लाइट रे दिख रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे की डायरेक्शन है ये, आई से लेके बी तक, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे की डायरेक्शन है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसको हमने बीटा यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। इसी तरीके से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है जिसको हम गामा बोल रहे हैं। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तीन एंगल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, कौन कौन से ये एंगल है, ठीक है। अब देखो ये तो ये इंसिडेंट लाइट रे थी, ये क्या थी, ये इंसिडेंट लाइट रे, मैंने आपको पहले बताया ओ ए, और ये है नॉर्मल। इसके बीच का जो एंगल होगा यहां से यहां तक, अगर आप ध्यान से देंगे इसको आई बोलेंगे, ये इंसिडेंस एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई करके। देख लो कौन सा एंगल मैंने आई बताया, यहां से लेके यहां तक, ये इंसिडेंट लाइट रे, ठीक। और ये क्या हो गया, ये नॉर्मल, इसके बीच का एंगल आई, इतना है। और अब देखो ये हो गया, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, डॉट डॉट करके जो आपको दिख रही है, ये इधर को जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, मतलब ये वाला, ये छोटा सा एंगल यहां से यहां, इसको बोलेंगे हम आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर आपको ये पहचानना आ गया तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप इसे ध्यान से देख लेते हैं, क्या इसके लिए डेरिवेशन होगा, 1 और 2 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हमने यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो ये फिगर का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो कंसीडर ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम हैविंग प्रिंसिपल सेक्शन S1 P S2। देखो इसका हमने प्रिंसिपल सेक्शन ले लिया, ये S1 है, ये P है, और ये वाला जो पॉइंट है ये S2 है। मतलब ये बात कर रहा है कॉनकेव सरफेस को, बता रहा है कि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस का जो सेक्शन है वो क्या है, S1 P S2 है। P इज द पोल, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड कंसीडर N2 इज ग्रेटर देन N1। एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम, ये बात आपको याद रखनी है। ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम का हमने ये क्या ले रखा है, सरफेस ले रखा है। यहाँ पे क्या बोला, N2 इज ग्रेटर देन N1, ये भी हमने कंसिडर किया हुआ है कि ये जो इधर वाला मीडियम है ना, राइट हैंड साइड वाला, ये इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, N2 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इस तरफ जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। इसका मतलब देखो लाइट रे कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। देखो ये रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है, आपको ये बात भी पता होगी, जो आपके पास लाइट रे होगी वो नॉर्मल की तरफ को बेंट हो जाती है। सारी बात आपको याद भी रखनी है। द स्पेरिकल सरफेस प्रोड्यूसेस, स्पेरिकल सरफेस कौन सा है आपके पास, कॉनकेव लिख भी सकते हैं, यहाँ पे कॉनकेव भी लिख सकते हैं आप ऐसे करके, द कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज आई ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ। देखो ऑब्जेक्ट मैंने बोला भी नहीं, आई पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो आई पे इमेज बन गई किसकी, ओ की। कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों हो रही है, क्योंकि हम लाइट रे को जो है खुद से क्या कर रहे हैं, ड्रॉ करके एक्सिस पे मिला रहे हैं। अगर लाइट रे एक्चुअल में खुद से मिलती तो रियल इमेज बनती है, आप जानते हैं। यहाँ पे लाइट रे खुद से मिली नहीं है एक्सिस से, हमने डॉट डॉट करके मिलाया। कौन सी लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो यहाँ पे इमेज बनी, इसको वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ पे स्नेल का लॉ अप्लाई करते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या करना है यहाँ पे, आप देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो देखो किस तरीके से इसको सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ दिख रहा होगा, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लेते हैं, एंगल ओ ए सी। ध्यान से देखो आप, ओ ए और ये सी, कंप्लीट एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये बीच वाला एंगल जो मैंने आपको समझा दिया, इतना ही, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा एंगल ऑफ आई ए सी, आपको दिख रहा होगा। तो एंगल ऑफ आई ए सी आप देख रहे होंगे, आई ए और सी, ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये इस तरफ भी बनेगा, ध्यान रखना आप, इधर इस तरफ भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो आई ए सी क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्नेल का लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या था, स्नेल्स लॉ कि 1 और 2 लाइट रे जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम इसको बोलते हैं 1 और 2 को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। इसको कैसे लिखेंगे हम, N2 अपॉन N1।
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो साइन आई अपॉन साइन आर। ये सारी बात आप जानते हैं, हम इन सारी चीजों को पहले ही सीख चुके हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात कंसिडर करनी है, लेट आई एंड आर बी वेरी स्मॉल एंगल। ये क्या है, मान लो ये क्या है, बहुत छोटे एंगल, इतना आपको मान के चलना है। जब आप ऐसा कंसिडर कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो आपके पास आ जाएगा साइन आई बराबर आई, मतलब साइन आई आई के बराबर हो जाएगा, और साइन आर बराबर आर। ये बात हम पहले भी जानते हैं, पहले से भी हम ऐसा करते हुए आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया, साइन आई बराबर आई ले लिया हमने, साइन आर बराबर के ले लिया, आर ले लिया। अब अगर आपको दिख रहा होगा, देखो हम क्या करेंगे, देखो ये जो साइन आई बराबर आई हो गया, साइन आर बराबर आर हो गया, तो इस इक्वेशन में जो आपको दिख रही होगी हमें पुट करते हैं। देखो ऐसे हो जाएगा n2 अपॉन n1 बराबर आई अपॉन आर, है ना, ठीक है। साइन आई की जगह आई लिख दिया, साइन आर की जगह आर लिख दिया, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना दी हमने, n2 अपॉन n1 बराबर आई अपॉन आर। अब हम ये आई और आर की वैल्यू इस फिगर से ही कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास जो है एक नया फॉर्मूला बनेगा। उसको देखते हैं क्या बनता है फॉर्मूला। कुछ चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखने। देखो हम यहाँ पे बात करेंगे आई, एंगल आई और आर को निकालने की। फॉर एंगल आई एंड एंगल आर, हम एंगल आई और एंगल आर के लिए क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम कैलकुलेशन करेंगे, देखो एक मैं आपको ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल ओ ए सी, अगर आपको दिख रहा होगा ओ ए सी कंप्लीट वाला ट्रायंगल है। यहाँ पे मैं देखो ये जो आपको गामा दिख रहा है ना, ओ ए सी ट्रायंगल के आउटसाइड में है ना, आउटसाइड में। तो हम क्या बोलेंगे, गामा बराबर, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया है ना, बाहर का एंगल, और जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस आई। ये मैं कैसी बात कर रहा हूं भाई, देखो अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लो एक थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं, ओ ए सी यहाँ पे बना लेता हूं मैं, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, और इसको मान लो ये ए हो गया, ये वाला पॉइंट ओ ए सी, ये ट्रायंगल बन गया एक तरीके से, है ना। परपेंडिकुलर तो नहीं बनना वो, लेकिन हमने बना लिया। चलो देखो ये वाली साइड मैंने आगे बढ़ा दी है, तो यहाँ पे एक एंगल बनना है, देखो एक्सटर्नल एंगल बन रहा कोई है, इसको मान लो ये एक्स है, ठीक है। ये जो एंगल एक्स है ना, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको ये ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल पता है ना, सामने वाले, ठीक इसके अपोजिट सामने वाले, इसके साथ वाला नहीं, ठीक इसका अपोजिट वाले दो एंगल अगर आपको पता है, इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो यहाँ पे एक थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, x बराबर y प्लस जेड, यानी कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो x बराबर आ गया y बराबर y प्लस जेड, तो ऐसी ना यहाँ पे आ गया गामा बराबर ये अल्फा प्लस आई। ये तो हो गई बात ट्रायंगल ओएसी की। यहां पे से आप आई कैलकुलेट कर देंगे तो गामा माइनस अल्फा निकल जाएगा। इसको एक इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल आई ए सी, अब छोटा वाला ट्रायंगल देखो आई ए सी ट्रायंगल में ध्यान से आप देखो, तो आई ए सी ट्रायंगल के लिए भी देखो ये गामा एक्सटर्नल एंगल है, आउटर एंगल है, तो उसको भी गामा बराबर बीटा है, देखो इसके सामने वाला ठीक एंगल ये बीटा प्लस, और ठीक इसके ये वाला एंगल क्या है आर। तो इस तरीके से ही जैसे हमने यहाँ पे करा ठीक ऐसे ही कर दिया, तो आर बराबर यहाँ पे क्या निकल जाएगा, गामा माइनस बीटा। इस तरीके से आर की वैल्यू निकल जाएगी। इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब इक्वेशन 2 और 3 जो आपने यहाँ पे निकाली, इसको आपको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में, जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी, और इसको हम सॉल्व करते रहेंगे, आपका आंसर आता रहेगा। देखो क्या करते हैं, इसके आगे थोड़ा सा करने की कोशिश कर लेते हैं फिर से। तो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, देखो n2 अपॉन n1 बराबर आई अपॉन आर। हम कर रहे हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, पूरा लिख दो तीनों इक्वेशनों को। 1 2 3 को हम आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उनकी वैल्यू रख रहे हैं। 2 3 की वैल्यू हम किस में रख रहे हैं, 1 में रख रहे हैं। तो n2 तो ऐसे ही रहेगा, n1 भी ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू आई की वैल्यू निकाल दी आपने गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन 2 में देखो ध्यान से, और यहाँ पे निकाल दी हमने गामा माइनस बीटा। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, n2 के साथ हो जाएगा गामा माइनस बीटा, इसी तरीके से n1 के साथ आ जाएगा आपके पास गामा माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, n2 गामा कर दो, और इधर भी लिख दो, देखो n2 बीटा, और इधर भी n1 गामा माइनस और n1 अल्फा। ये सारी बात हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब देखो क्या करना है आपको, ये n1 को इधर ले आओ उठा के, तो ये हो जाएगा n1 प्लस में आ जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा हो जाएगा, और n2 गामा को उधर ले जाओ माइनस में, तो ये हो जाएगा n1 गामा माइनस n2 गामा। इस तरीके से एक आपके पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमने, थोड़ा ना इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको एडजस्ट करके मैं उल्टा करके लिख देता हूँ। देखो n2 बीटा को मैंने आगे लिख दिया, n1 अल्फा को मैंने पीछे लिख दिया, इसी तरीके से इस तरफ भी रिवर्स हो जाएगा, फिर n2 गामा आगे आ जाएगा और n1 गामा पीछे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये वाली लाइन को ऐसे रहने दो, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर, यहाँ से आप गामा कॉमन ले लो, आपको दिख भी रहा होगा गामा कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n2 माइनस n1। तो ये एक और इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। इस इक्वेशन को आप नई इक्वेशन नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4, ठीक होगी बात। यहाँ पे हमने क्या करा भाई, देखो एक इक्वेशन बना दी, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा माइनस इक्वल टू गामा इज इक्वल टू n2 माइनस n1। क्या हो रहा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं।
एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा इक्वल टू गामा ब्रैकेट एन टू माइनस एन वन। इस तरीके से इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन आ गई, अभी क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ नहीं। अब ये जो अल्फा बीटा गामा आपको दिख रहे हैं ना, इनकी वैल्यू निकालेंगे हम, और इनकी वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख देंगे। फिर ये क्या होगी, इक्वेशन प्रॉपर सॉल्व हो जाएगी और आपका आंसर भी आ जाएगा। यही करने की ट्राई करते हैं कि अब क्या करना है। देखो ध्यान से देखते रहो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मैंने बोला अल्फा बीटा और गामा, तीन चीजें यहां पे पहले निकालनी पड़ेंगी। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो, अगर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, आप ट्रायंगल में ध्यान दो। इन ट्रायंगल ओ ए एम, जौन सा ट्रायंगल मैं बोलूंगा उस ट्रायंगल में आपने ध्यान देना है। ओ ए एम, ओ ए और एम, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया ए एम, बेस हो गया ओ एम। ठीक होगी बात। तो अब एक बात और ध्यान रखनी है, कंसिडर अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो है ना, ये अल्फा बराबर ए एम अपॉन ओ एम लिख देना डायरेक्टली। इसी तरीके से आपको दूसरे वाले ट्रायंगल में देखना है, टेन बीटा वाला ट्रायंगल ये है, देखो आई ए और एम लिख देना यहाँ पे, इन ट्रायंगल आई ए एम। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, टेन बीटा बराबर बीटा कंसिडर कर लो, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे मान लेंगे कि एंगल क्या है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा परपेंडिकुलर ए एम आपको दिख रहा है, और बेस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आई एम। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से आपको टेन गामा निकालना है लास्ट वाले ट्रायंगल में, टेन गामा ये वाले ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ए सी एम। तो ये भी निकलेगा टेन गामा इक्वल टू गामा बराबर ए एम परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया सी एम। अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। ये तीनों वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 4 में जो भी हमने बनाई होगी, इक्वेशन नंबर 3 4 जो लास्ट में बनी थी वहां पे पुट कर देनी। तो वो इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, उस इक्वेशन को लिख लेता हूं पहले मैं, एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा, है ना, सही कर लेते हैं पहले इसको इस तरीके से। तो हमने वो इक्वेशन जो बनाई थी ना, वो थी एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा बराबर एन टू माइनस एन वन और ये गामा। एन टू बीटा की वैल्यू आप देख लो, ये आई ए एम अपॉन आई एम, रख दो यहाँ पे ए एम अपॉन आई एम, माइनस एन वन ऐसी रहेगा, अल्फा की वैल्यू रख दो जो निकाली आपने, ए एम अपॉन ओ एम, ए एम अपॉन ओ एम इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन, गामा की वैल्यू भी रख दो ए एम अपॉन सी एम। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो ए एम हर टर्म में है, तो ए एम जो है आप कॉमन लेके कट भी कर सकते हो, तो ए एम यहाँ से कट हो जाएगा। तो बचेगा एन टू अपॉन आई एम माइनस एन वन अपॉन ओ एम इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन सी एम। यहाँ पे आपको एक बात माननी है, हम पहले भी मान के आ चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं बात, कंसिडर कर लो एम इज, जो एम पॉइंट आपको दिख रहा है वहां पे, एम इज वेरी नियर टू पोल, वेरी नियर टू पोल, पोल के बहुत नियर है, देन एम जो होगा ना उसको हम पोल भी लिख सकते हैं, पोल वाला टर्म भी हम उसको दे सकते हैं। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं और यहाँ पे आप फिगर में इसको देख भी सकते हो। देखो एम हमने यहाँ पे क्या बोला कि पी के बहुत क्या है, पास है, तो एम को हम डायरेक्टली पी भी लिख सकते हैं, मतलब एम वाले पॉइंट को पी भी लिखा जा सकता है। ऐसी बात हम पहले भी कर चुके हैं, पहला भी ऐसा हम और भी डेरिवेशन में ऐसी बातें कर चुके हैं, लिख चुके हैं। तो यहां तक पहुंच गए हम। क्या करना है, एन टू अपॉन आई एम की जगह लिख देना है आपको, आई एम की जगह आपको क्या लिखना है, आई पी माइनस एन वन, और यहाँ पे ओ एम की जगह लिख देना ओ पी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन, यहाँ पे सी एम की जगह लिख देना सी पी। अब सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब यहाँ पे आप सिंपल आई पी ओ पी सी पी रखो तो आपका सारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको दिख रहा होगा ओपी क्या है, यह ऑब्जेक्ट की पोल से लेकर डिस्टेंस, तो उसको हम माइनस यू से दिखाते हैं। अगर आपको याद होगा हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, इसलिए जो है आपको यू जो है माइनस में लेना है। क्या हो रहा है देखो, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको यू बोलते हैं। आपको पहले भी पता है, हमने जब स्पेरिकल मिरर के लिए फॉर्मूला निकाला था वहां पे भी ये बात सीखी थी। इसी तरीके से आईपी जो है वो इमेज से लेके पोल तक की डिस्टेंस है, वो भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस में ले लेंगे, वी लेते हैं उसको। और सीपी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई है, इसको भी माइनस आर लेंगे। सब लेफ्ट तरफ हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि आपके पास कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस है, तो आपको लेफ्ट तरफ की सारी बातें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा एन टू अपॉन माइनस वी माइनस एन वन अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन माइनस आर। तो ये इस तरीके का एक फॉर्मूला आपके पास बनेगा। आप इसको माइनस को एडजस्ट करके माइनस कॉमन लेके इधर भेज सकते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना लास्ट में वो आएगा एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लास्ट में इस तरीके से ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एन टू माइनस एन वन अपॉन आर।
ऐसा क्या हुआ, देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो तीनों माइनस यहाँ पे कॉमन लेके हट जाएंगे और सिंपल जो इक्वेशन बचेगी वो यही बनेगी। तो आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है। क्या बना, क्या इक्वेशन है भैया, ये इक्वेशन है। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। आप कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए करेंगे तब भी यही फॉर्मूला निकल के आएगा। वी क्या है यहाँ पे, देखो वी आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, यह है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, और यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, और यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस कैसा था, कॉनकेव था। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक होगी बात। यहाँ पे ना ये फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, इस डेरिवेशन में इतना ही आता है आपके पास, यही फॉर्मूला आपको निकालना होता है। हमने यहाँ पे किया कि आपको अच्छे से पता है, हमने स्नेल का सेकंड लॉ लगाया, उसी को एलोबरेट करते चले गए और सारी वैल्यू हमने आई की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली, और सारी वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन में पुट करते चले गए, और लास्ट में हमारे पास जो आंसर बचा है देखो सिंपल, देखो यू वी और आर के टर्म में आ गया, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। देख लो जो आंसर आना चाहिए किस में आना चाहिए, यू वी और आर के टर्म में आना चाहिए। तो जब तक तुम वहां पे नहीं पहुंचते इसको आप इस तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा एक बात आपको और याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे से, जब हम कर रहे हैं तो इसे सॉल्व, एक केस लेते हैं बस, केस नंबर फर्स्ट। केस में क्या करेंगे, एक ही केस लेंगे यहाँ पे हम। मान लो आपके पास जो पहला मीडियम है ना N1, वो क्या है, एयर है। जो पहला मीडियम हमने यहाँ पे कंसीडर किया है वो रेयर मीडियम है, और रेयर से कहां जा रही थी यहाँ पे लाइट रे, डेंसर में जा रही थी। ये भी आपको मैंने पहले बता दिया क्योंकि N2 इज ग्रेटर देन N1 था, तो लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी। अब यहाँ पे जो आपका पहला मीडियम है, मान लो फर्स्ट मीडियम इज एयर, है ना, और मतलब N1 जो फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि एयर के लिए ना यहाँ पे N1 बराबर 1 लिख दो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एयर, कहने का मतलब पहला मीडियम क्या है, एयर है। और कंसिडर कर लो जो N2 है ना दूसरा मीडियम, वो कोई क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N वाला मीडियम है। शायद वो ग्लास हो, है ना, शायद वो डायमंड हो, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट मीडियम जो हमने यहाँ पे एयर कंसिडर कर लिया, एयर के लिए N1 1 होगा, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है एयर का, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज 1, है ना। और एक दूसरा मीडियम जो हमने उसके राइट हैंड साइड में माना है सरफेस के, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम n कंसीडर कर रहे हैं। अब ये वैल्यू आप अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। उस फॉर्मूले को आप देख लो, N1 की जगह 1 रख दो, और N2 की जगह क्या रख दो आप यहाँ पे, n रख दो। तो N2 की जगह n रख दो, n अपॉन वी, माइनस N1 की जगह 1 रख दो, 1 अपॉन यू, बराबर यहाँ पे भी n माइनस 1 अपॉन आर। इस तरीके से फॉर्मूला थोड़ा सा एलोबरेट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक होगी बात। तो इस तरीके का ये फॉर्मूला था, बहुत आसान है, आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए पढ़ा, आप ध्यान में रखना, जो भी हमें रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस पढ़ रहे हैं, उसमें जो जो फॉर्मूले आए, जो जो टर्म आए, वो चीज आपको याद रखनी है। अगर पेपर में पूछा जाता है आपसे, वैसे तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस वाले फॉर्मूले से आपके पास पेपर में क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप बहुत ध्यान से देख लें, चाहे आप कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए निकालें, चाहे आप कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए ये फॉर्मूला निकालें, दोनों के थ्रू रिफ्लेक्शन देखें तो यही फॉर्मूला निकल के आता है। और यहाँ से आपके लिए पेपर में एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए। आपको इस डेरिवेशन को बार बार करना है, रिवाइज करना है, नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, लिखना है, इसे बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये आसान लगने लगेगी। देखो आपको ध्यान रखना है, पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार तो समझ में सबका आ जाता है लगभग, है ना। समझ में तो बच्चा क्या करता है, क्लास में उसको सब समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में जब वो रिवीजन नहीं करता तो सब भूल जाता है। तो इसलिए रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात आपको याद रखनी है। पढ़ना तो जरूरी है ही आपके लिए, लेकिन एक बार पढ़ के कभी नहीं होगा, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, ध्यान रखना है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीजें स्किप हो जाएंगी माइंड से। तो इसलिए बार बार रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अब मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी निकाल के दे दिया, आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी अपनी बुक में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, इतना बड़ा ये डेरिवेशन था, थोड़ा वीडियो भी बड़ी हो गई, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। थैंक यू।